Assalamu alaikum dear students, I am your biology teacher Anjum Shafiq and today we are going to discuss about emphysema. So dear students, today we are going to discuss emphysema. तो पहले थोड़ा सा इसकी ओरिजिन के हवाले से बात कर लेते हैं। तो ये एक ग्रीक वर्ड है एम्फुसाइन जिसका मतलब होता है पफ अप। बेटा ये बहुत लॉन्ग टर्म इलनेस है। आज हम जिस बीमारी के हवाले से बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही ख़तरनाक है डियर स्टूडेंट्स। सो इसको ज़रा गौर से सुनिए, समझिए। उसकी रीज़न इसलिए ये है कि इसका फ़िलहाल इलाज कोई नहीं है हमारे पास। तो इसलिए इसको गौर से सुने, समझें और इससे बचें और अपने आसपास के दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इससे बचाने की कोशिश करें। सो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस डिजीज़। सो एम्फीसीमा बेसिकली डियर स्टूडेंट्स ये एल्वियोलाई की बीमारी है। इट इज़ द डिज़ीज़ ऑफ एल्वियोलाई जिसमें कि एल्वियोलाई की वॉल्स वीक हो जाती हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करें पहले कि एल्वियोलाई क्या हैं, तो हमने इसको एयर पैसेज वे में भी डिस्कस किया था। सो एट द एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आफ्टर ब्रोंकाई, bronchioles and bronchioles further divide to form alveolar ducts and at the end of the alveolar ducts there are sacs. इन sacs को हम कहते हैं alveoli. अब याद रखें बेटा alveoli जो होते हैं बहुत ही डेलिकेट टिश्यू है। ये सिर्फ एक सेल थिक से बना हुआ है। इसकी एक सेल थिक लेयर है, ओनली वन लेयर, बहुत ही बारीक है। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये एक सेल क्यों थिक है, इसको ज़्यादा सेल थिक हो जाना चाहिए था तो हम बच भी सकते थे, इससे हमें प्रोटेक्शन मिल सकती थी। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्लाह ताला की एक हिकमत है। अब आगे चलकर इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हम इस चीज़ों को भी कि जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस होती हैं एनिमल्स के अंदर, उनमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि दैट रेस्पिरेटरी सर्फेस शुड बी वेरी थिन, वो बारीक होनी चाहिए। तो बारीक होगी तो आसानी के साथ जो गैसेस हैं इसमें डिफ्यूज़ हो सकेंगी डिफ्यूजन के ज़रिए, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एल्वियोलाई के बाहर देयर इज़ अ रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, वहाँ पर आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सो डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब समझते हैं ना आप कि इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है। मतलब कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होती है। तो इस लेवल के ऊपर आकर के इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एल्वियोलाई के अंदर लेके आना है और ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से निकाल कर और वापस ब्लड के अंदर लेकर जाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सचेंज कैन ओनली अकर when the membrane of this very important sac which we called as alveolus or alveoli should be thin. So dear students, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको एक सेल थिक लेयर से बनाया। अच्छा याद रखें, अब ये जो सैक्स हैं ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि बैलून होता है, गुब्बारा होता है। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरी जाए तो वैसे इन्फ्लेट हो जाता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है। जब उसमें से हवा निकलती है तो उसका साइज़ कम हो जाता है। हो इसी तरह से जब मैंने आपको मैकेनिज़्म के हवाले से बात की थी ब्रीदिंग के, तो हमने कहा था कि जब एयर अंदर आती है तो हमारे लंग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं और जब वहाँ से बाहर निकलती है, जब हम उस एयर को एक्सहेल करते हैं तो वहाँ पर दोबारा से लंग्स अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एल्वियोलाई ये याद रखिएगा कि इन एन एडल्ट जब एक दफ़ा इनकी फॉर्मेशन पूरी हो जाए तो ये दोबारा नहीं बनते। बच्चों के अंदर बनना शुरू होते हैं जब वो अपनी ग्रोइंग एज तक चलता रहता है तो इनकी फॉर्मेशन उसके कद के हिसाब से, ऑर्गन्स के हिसाब से, उसके साथ लंग्स का भी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ एल्वियोलाई भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। लेकिन व्हेन एवर देयर इज़ द एंड ऑफ द ग्रोइंग एज, आफ्टर दैट जितने एल्वियोलाई बन चुके वो उसी पे हमें पूरी ज़िंदगी गुजारा करना है। इसके बाद दोबारा से कोई नए एल्वियोलाई नहीं बनने। सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि जितने हम एक एडल्ट के अंदर बन चुके हैं वो अगली जितनी भी ज़िंदगी है वो इसी के ऊपर गुजारा करना है। अगर ये ख़राब हो जाएंगे तो नए नहीं बन सकते, इनके अंदर एबिलिटी नहीं है। याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि ये हमने इसको समझना है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आम तौर पर जो इसकी जो रीज़न है पहले उसकी तरफ आते हैं। द मेजर कॉज दैट इज़ स्मोक, और यूजुअली दिस स्मोक इज़ द सिगरेट स्मोक।
आप देखें आसपास के हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, दिन ब दिन जो स्मोकर्स की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है, और उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं सिगरेट के स्मोक के अंदर, वो इतने हद तक ख़तरनाक हैं कि वो ना सिर्फ इन एल्वियोलाई की वॉल्स को वीक करते हैं, बल्कि दे कैन ऑल्सो कॉज द लंग कैंसर। इंशाल्लाह एट द लास्ट इस ऑफ दिस चैप्टर हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि लंग कैंसर कैसे होता है। तो उसमें भी इन्हीं स्मोक का जिक्र आएगा, उन्हीं कार्सिनोजेंस का जिक्र आएगा जो कि सिगरेट स्मोक के अंदर हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब मसला ये है, उस सिगरेट के स्मोक की वजह से आम तौर पर वैसे ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सिगरेट का ही स्मोक हो, वो कोई और धुआं भी हो सकता है, लाइक द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स। ये जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, वो अगर हम उस धुएं को इनहेल कर लें तो उनके अंदर भी ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे जाकर लंग्स के अंदर जाएंगे और वहाँ पर एल्वियोलाई को, उनकी वॉल्स को वीक कर देंगे। जब इन केमिकल्स की वजह से हमारे एल्वियोलाई की वॉल्स वीक हो गई तो अब क्या होगा कि अगर हल्का सा भी प्रेशर पड़ा इनके ऊपर तो ये बर्स्ट कर जाएंगे। हल्का सा प्रेशर कैसे पड़ सकता है? जब हमने कफ की तो एकदम से, जैसा कि आप देख सकते हैं, द एल्वियोलाई दे आर गोइंग टू बर्स्ट। तो बर्स्ट करके तो मतलब वहाँ पर स्पेस क्रिएट होगी, क्योंकि अब वहाँ पर नया एल्वियोलस बनना नहीं है, तो वो जगह खाली हो जाएगी बेटा। तो इस तरह से हमारा जो गैशियस एक्सचेंज के लिए जो रेस्पिरेटरी एरिया है, जो सरफेस एरिया है, वो कम पड़ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये फटते रहेंगे, बर्स्ट करते रहेंगे, तो बाकी दूसरे एल्वियोलाई आपस में मिलकर एक बड़ा सा सैक बना लेंगे। अब बड़ा सा सैक तो बन गया, लेकिन याद रखिए इस एक बड़े सैक में जो सरफेस एरिया है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कि उतने ही सरफेस एरिया में अगर छोटे छोटे एल्वियोलाई आते। अपना ज़रा चैप्टर नंबर 4 रिकॉल करें जो आपने ग्रेड 9 में पढ़ा था। वहाँ पर आपने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। वहाँ पर आपने देखा था कि ये एक सेल है, उसका जो वॉल्यूम है वो 30 बाय 30 बाय 30 माइक्रोमीटर है, और अगर उसी ही सेल के इसी डायमेंशंस के अंदर इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे तो उसका सरफेस एरिया बेटा उससे कई ज़्यादा गुना बढ़ जाता था। वॉल्यूम उतना ही है, उतनी ही स्पेस ली हुई है, लेकिन चूंकि अब उसके हमने छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए तो अब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। इसी तरह से आपने एग्जाम्पल वो पढ़ी थी विलाई की, कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर अल्लाह ताला ने उसको स्मूथ नहीं रखा, जहाँ से एब्जॉर्प्शन होनी है फूड की उसको भी स्मूथ नहीं रखा। वहाँ पर भी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे ऑर्गन के अंदर, लाइक ब्रेन। यहाँ पर देखें ब्रेन, ये ब्रेन बिल्कुल वैसे फ्लैट नहीं पड़ा हुआ, इसके अंदर भी देखें कई उभार हैं, कई उतराव हैं, कई चढ़ाई हैं, और ये ऐसे पैक हुआ है एज यू कैन सी ओवर हेयर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इनमें कन्वल्शंस और ये सल्काई और ये गहराई इसलिए हैं ताकि ब्रेन का भी सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया जा सके। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर 10 एल्वियोलाई मौजूद हैं और वो गैशियस एक्सचेंज कर रहे हैं तो उनका सरफेस एरिया डेफिनेटली ज़्यादा होगा अगर उतने ही वॉल्यूम के अंदर अगर 2 या 4 बड़े बड़े एल्वियोलाई होंगे। तो इस बात को समझें। अब होगा क्या कि इरिटेशन हो रही है, वॉल्स जो है एल्वियोलाई की वो वीक होती जा रही है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ इनहेलिंग ऑफ दिस टॉक्सिक केमिकल्स। अब जैसे ही वो इनहेल होती हैं, वो ये केमिकल्स मैंने बताया था आपको, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो म्यूकस सेल्स हैं ये उनको भी एक्टिवेट करते हैं, ये उनको भी इरिटेट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो उसको जब हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, खांसी करेंगे, हल्की हल्के ये म्यूकस बनता रहता है, थोड़ा थोड़ा बनता रहेगा, और अल्टीमेटली हम उसको बाहर निकालने की हमारी बॉडी कोशिश करेगी इन द फॉर्म ऑफ कफ। तो उस दौरान जब लाइक दिस जब हम उसको कफ कर रहे होंगे तो चूंकि एल्वियोलाई की वॉल्स वीक हो चुकी हैं, अपॉन कफिंग वो बर्स्ट कर जाएंगे। तो अब ये बर्स्ट कर गए, सो दैट वेरी एल्वियोलाई इज फिनिश्ड, उसकी जगह पर नया कोई नहीं आने वाला। सो दैट इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़, सो इससे बचना चाहिए। सो वी हैव टू क्विट स्मोकिंग। इसके अलावा हमें ऐसे इन्वायरमेंट से बचना चाहिए जहाँ पर हर तरफ ये धुआं हो, स्मोक हो, इवन के स्मोक के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ऐसी बीमारी क्या मौजब बन सकते हैं, बायस बन सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं थोड़ा सा आगे मज़ीद इसकी तरफ। इस बीमारी के अंदर एक और चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग बताता चलूँ,
ये बीमारी ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, सडन नहीं है, आहिस्ता 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 बढ़ती रहती है और अंदर एल्वेओलाई जो हमारे ख़त्म होते रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ में क्या होता है कि उनके ख़त्म होने की वजह से ऑक्सीजन की भी हमें डेफिशिएंसी होने लग जाती है। उस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से फिर कफ भी रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी रहेगी। उसको मैं डिटेल से आके बताता हूँ कि उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब तक पता चलता है कि कोई पर्सन, वो मेल हो या फीमेल हो, आमूमी तौर पर वो मेल होते हैं, जब तक पता चलता है, जब तक डायग्नोस होता है कि उसको एम्फीसीमा है, तो उसका 50 to 70% जो लंग्स हैं यानी उसकी एल्वेओलाई हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि शुरू में तो ये डायग्नोस ही नहीं हो पाती। बस यही होता है कि एक रूटीन की खांसी है, कोई ब्रोंकाइटिस की वजह से है या कुछ भी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। लेकिन पता जब ये डायग्नोस होगी, ये सबसे इसकी जो मैं समझता हूँ कि क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि जब डायग्नोस हो, पता चले जी कि इसके 50 to 70% टिश्यू ही हमारा ख़राब हो चुका है। जब बेटा आधे से ज़्यादा टिश्यू हमारा ख़राब हो चुका, तो मैंने आपको बताया कि एल्वेओलाई जो है वो रीजनरेट नहीं करते, तो फिर जो बच गए उसी पे गुजारा करना है। तो फिर क्या होगा, फिर हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। और जब हमारे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो उससे बहुत अजीब किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसको हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। एक और जो चीज़ इसके हवाले से मैं शेयर करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ कि इसमें जब वो टिश्यू ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो छोटे छोटे जो हमारे नालियाँ हैं, जिनको हमने एल्वेओलर डक्ट्स कहा, वो ब्लॉक भी हो सकती हैं। वो ब्लॉक हो गई तो जो हवा अंदर आई थी, जो इनहेल की थी, वो अंदर फंस जाएगी, वो हमारे लंग्स के अंदर फंस जाएगी। हम उसको ब्रीद आउट नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमारे लंग्स इन्फ्लेट ही रह जाएंगे उस एरिया, स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर वो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। उससे आगे हवा जो है वो हम उसको बाहर निकाल नहीं पाएंगे। तो जब लंग्स इन्फ्लेट होंगे तो हमारी चेस्ट जो है वो ऐसे बैरल शेप होना शुरू हो जाएगी, छाती थोड़ा आगे को निकल आएगी, एक नॉर्मल नहीं रहेगी। अब ऐसे शख्स को ब्रीथ करने के लिए एक्सर्शन की ज़रूरत है। ये थोड़ा ज़ोर लगाएगा। जब ज़ोर लगाएगा सांस लेने के लिए, तो उसके बेटा जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा बर्न होंगी, ज़्यादा एनर्जी लग रही। एक नॉर्मल इंसान, आप बैठे हुए हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपको इसका आइडिया भी नहीं हो रहा, आपको फील नहीं हो रहा। लेकिन जिस बंदे को एम्फीसीमा हो जाए तो फिर उसको बेटा सांस लेने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है। तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स ज़्यादा कैलोरीज यूटिलाइज हो जाती हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन ब्रीथ कर रहा है। अब कैलोरीज ज़्यादा यूटिलाइज हो रही हैं तो क्या होगा कि वेट लॉस होगा, जो कि इसका एक सिम्टम है, जो हमारे बुक में भी मेंशन्ड है कि वेट लॉस। तो वेट लॉस यहाँ पर किस वजह से हो रहा है? क्योंकि कैलोरीज ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, कैलोरीज ज़्यादा इस्तेमाल होने से वो बर्निंग हो रही है, कैलोरीज की एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही, तो उसी के साथ साथ एक और चीज़ शामिल हो जाती है कि इस एक्सर्शन की वजह से भूख पे नहीं लगती है। जब भूख नहीं लगेगी, जिससे हम लॉस ऑफ एपिटाइट भी कहते हैं, तो फिर खाएंगे कम तो वेट और कम हो जाएगा। अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं दे विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा इसमें कॉम्प्लिकेशंस में एक और चीज़ याद रखिएगा, ऐसा शख्स या ऐसा पर्सन जिसको एम्फीसीमा हो, वो उसको बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे, जिसको हमारी बुक में मेंशन किया गया है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार होने वाले, तो बार बार इसको इन्फेक्शन भी होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बार बार आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है, कोई और बीमारी भी हो सकती है, ठीक है, तो दैट इज़ अगेन डेंजरस। तो वेट लॉस भी हुआ, उसके साथ साथ कफ भी हो रही है, हल्की हल्की, सडनली एकदम से हल्की हल्की कफ करते हुए एकदम से ज़्यादा कफ हो जाएगी, तो उससे उसकी ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो एल्वेओलाई है वो बर्स्ट करना शुरू कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि ऐसे जो लोग होते हैं पुअर ऑक्सीजनेशन की वजह से, क्योंकि सरफेस एरिया तो कम हो गया ना, जब पता चला कि एम्फीसीमा हुआ तब तक 50 to 70% तो लंग्स फारिग हो चुके हैं। तो अब जो बच गए वो 20-30%, 40% उसी पे गुजारा करना है, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तो रहनी है। तो फिर कमज़ोरी, फटीग, दैट इज़ ऑल्सो अनदर सिम्टम ऑफ एम्फीसीमा। तो थोड़ा सा काम करके थकावट, एक्सर्शन नहीं कर पाएगा ऐसा शख्स,
कोई हार्ड जॉब नहीं कर पाएगा क्योंकि थक जाएगा। थक क्यों जाएगा? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और आपको पता है कि ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जाएगी तो वो ग्लूकोज को बर्न करेगी, और जब ग्लूकोज बर्न होगी, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो तभी हमें उससे एटीपीज मिलेंगी, और जब एटीपीज मिलेंगी तभी हम नॉर्मल रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करता चलूँ इस आज के टॉपिक को, एम्फीसीमा को। तो इट इज़ बेसिकली द डिजीज़ ऑफ एल्वेओलाई। पहली बात तो ये याद रखनी है, एल्वेओलाई के साथ होता क्या है? उनकी वॉल्स वीक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? ड्यू टू द केमिकल्स प्रेजेंट इन द स्मोक। वो सिगरेट स्मोक भी हो सकता है, वो स्मोक भी हो सकता है, वो गाड़ियों का धुआं भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि हल्की हल्की खांसी रहेगी, खांसी के साथ एल्वेओलाई बस्ट करते रहेंगे, और वो सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा। फिर इससे क्या होगा? वेट लॉस होगा, फैटीग होगा, जल्दी थकावट हो जाएगी। फिर उससे क्या होगा? और इसके अलावा रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन एट द एंड आपको एक बात बताते चलो डियर स्टूडेंट्स, कि इसका इलाज फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि लंग्स हमारे जितने डैमेज हो गए उसके बाद वो रीजनरेट या रिपेयर नहीं होंगे इन केस ऑफ एम्फीसीमा। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, एम्फीसीमा जैसी डेंजरस बीमारी है। अल्लाह इससे बचाए और दूसरों को भी बचाए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए इसमें, क्योंकि इलाज फ़िलहाल इसका मुमकिन नहीं है। और जब इसकी डायग्नोसिस होती है तो तब तक इतना नुकसान हो चुका होता है कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं रहता। सो इन्हीं वर्ड्स के साथ डियर स्टूडेंट्स आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।